अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो ये आज हमारा पार्ट 2 है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का। पिछली बार मैंने बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग कौन सा है, एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। फिर मैंने समझाया था परम्यूटेशन होता क्या है और फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है। अगर हम पिछली स्लाइड पे वापस आएंगे, हमने पिछली बार पढ़ा था कि परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, ठीक है, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। आप एक चीज को दो बार नहीं ले सकते हो। अभी मैं इसके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा क्या मतलब ये। अभी हम एग्जांपल्स नहीं, अभी मैं खाली कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं आपको। अब परम्यूटेशंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इज इक्वल टू एनपीआर। फिर हमने एनपीआर भी बोला था, ये होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। फिर मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई कि आप कैसे एनपीआर को निकालते हो। जैसे 5p2 होगा, वो आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल। तो ये हमने पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक होगा कि अगर आपके पास परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स होगा, परम्यूटेशंस ऑफ एन थिंग्स तो होगा, मगर वो आप रिपीट कर सकते हो। जहां पे आप अलाउड है रिपीट करना, रिपीटिशन इज अलाउड। अगर आपके पास रिपीटिशन अलाउड है तो बेटा आप कैसे करोगे? तो लिखिए आप दूसरी थ्योरम, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 बोलता है द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n different things taken r at a time when repetition is allowed। जब आपके पास रिपीटिशन अलाउड होगा, वो किसके बराबर होगा? वो परम्यूटेशंस होता है तब बराबर n रेज़ टू पावर r। किसके बराबर होता है बेटा? n रेज़ टू पावर r। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करेंगे, लेट सपोज एग्जाम्पल ये है, लेट सपोज आपके पास क्या करना है काम। लेट सपोज हमें रिपीटिशन अब अलाउड है, हम रिपीट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो? हम एलिमेंट्स को अब रिपीट कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मिसाल के तौर पर अब अगर हमारे पास लेट सपोज अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे कि कौन सी एग्जाम्पल हम यहां पे चूज करेंगे। मिसाल के तौर पर हम काम करेंगे हम लेंगे हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स या 3 डिजिट, चलो 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्मड फ्रॉम द लेटर्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो आप कितने वेज में, आप कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हो इन नंबर से। 1 2 3 4 5 6 से कितने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं जबकि रिपीटिशन अलाउड है। पहले करते हैं जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। सबसे पहला केस पढ़ेंगे जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। देखिए बेटा, जब आपकी रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी, इज नॉट अलाउड, तब कैसा होगा, और जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो तब कैसा होगा। देखिए इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे दिखा देते हैं। ये आपके पास 4 डिजिट नंबर है 1 2 3 4, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। यहां पे लिखेंगे रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। और मैंने जो ऑब्जेक्ट्स लेने हैं ना वो डिफरेंट लेने हैं। यानी मैंने क्या लिया 1 2 3 4 5 6, मैंने ऑब्जेक्ट सारे डिफरेंट लिए। दैट मींस थ्योरम 1 का यूज होगा। अब बताओ ये जो पहली प्लेस होगी ये कितने तरीकों से फिल हो सकती है? 6 तरीकों से, क्योंकि 6 नंबर्स है। ये कितने तरीकों से? अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब जो यहां पर यूज हुआ उसको यहां पर और यूज नहीं कर सकते। ये 5 वेज में यूज हो सकता है, ये 4 वेज में, ये 3 वेज में, है ना। जब इसके 2 नंबर्स यूज हो गए ऑलरेडी यहां तक, ये 4 वेज में होगा। अब जब 3 नंबर्स यूज हो गए तो ये 3 वेज में होगा, क्योंकि अब फिर 3 ही बच जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 6 × 5 × 4 × 3। कब? जब आपके पास रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा। मगर मैं बोलता हूं जब बेटा आपके पास रिपीटिशन अलाउड होगा, जब रिपीटिशन अलाउड होगा तब क्या करोगे आप? तब देखोगे अब अगर आप ये वाली पहली प्लेस देखोगे वो कितने तरीकों से फिल हो सकता है? 6 तरीकों से। दूसरी प्लेस कितने तरीकों से फिल हो सकता है? अगेन 6 से। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, आप वो नंबर रिपीट अप कर सकते हो। और ये वाला भी 6 तरीकों से, ये वाला भी 6 से। तो हम लिख सकते हैं 6⁴। इसीलिए आपको मैंने थ्योरम यहां पे पढ़ाई, जब आपके पास परम्यूटेशन एंड डिफरेंट थिंग्स की लेनी होती है टेकन आर एट अ टाइम, दैट इज इक्वल टू व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, दैट्स इक्वल टू n⁻r। अगर यहां पे देखोगे n क्या था, यहां पे आपको n क्या था? परम्यूटेशन ऑफ हाउ मेनी थिंग्स? 6 थिंग्स। तो 6 रेज़ टू पावर r, r क्या था? कितने आप एट अ टाइम ले रहे हो? 4 को, तो 6⁻4 यहां पर भी आ रहा था। अगर आप डायरेक्ट यहां पे थ्योरम लगाते तो थ्योरम से भी आपको 6⁻4 ही निकल जाता। तो ये एक और थ्योरम है। लेकिन ये मैंने बताए, ये जो सारी चीज हमने पढ़े, ये हमने तब पढ़ा
जब हमारे पास, तो चलिए पहले हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं ताकि आपको साथ साथ ये भी कवर हो कि हमें कैसे करने हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं, ठीक है, जो जिनको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड गन्स। हम लेंगे 3 वर्ड्स, गन्स लेंगे, नंबर लेंगे, तो 2 वर्ड्स। लेट्स सपोज आपको बताना है कितने तरीकों से इस गन्स के जो लेटर्स है उसको अरेंज किया जा सकता है। सबसे पहले यहां पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 4। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 4। अब आपको चारों के 4 डिफरेंट है, ठीक है, और रिपीटिशन अलाउड तो नहीं होगा, ठीक है, आपको एक ही बार यूज करना है। तो इसका मतलब कैसे करोगे? 4p, हाँ 4p4, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, वो आएगा 4 फैक्टोरियल के ही बराबर, ठीक है, वो आएगा ना 4 माइनस 4 आएगा 0 फैक्टोरियल नीचे, तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल, दैट्स इक्वल टू 24। तो आप कितने तरीकों से अपना जो ये इसको क्या बोलते हैं, लेटर गन्स है, गन्स जो वर्ड है उसके लेटर्स कितने तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो? 24 वेज के। अगर आपको नंबर होगा तो कितने तरीकों से यूज कर सकते हो? सीधे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है, तो ये आएगा 6p6, वो आएगा 6 फैक्टोरियल के बराबर। याद रखना बेटा, जो npn होता है ना, ये n फैक्टोरियल के बराबर होता है, याद रखो, ये नोट में लिख लो, हो सकता है इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। npn इज इक्वल टू व्हाट? आपका वो सीधे n फैक्टोरियल बन जाता है। अब आप मुझे बताइए, फ्रैक्शन, अगर हमारे पास वर्ड होगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में आप मुझे बताइए कितने वेज में आप इसके लेटर्स को अरेंज कर सकते हो, ठीक है, तो वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जरूर इसका नंबर मुझे बता दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, परम्यूटेशंस पे ही। बोलता है हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 1000 एंड 10,000। 1000 और 10,000 में कितने नंबर्स लाई करते हैं विच कैन बी फॉर्मड विद द डिजिट्स? कौन सा डिजिट है? 2 3 6 7 8 और 9, ये आपके पास डिजिट्स है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये डिजिट्स है, ठीक है, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कितने तरीकों से। आप देखो, अगर आप बिटवीन, ये बोलता है बिटवीन 1000 एंड 10,000, बिटवीन 1000 एंड 10,000 क्या मतलब होता है? वो सारे के सारे 4 डिजिट नंबर आएंगे। जो भी नंबर लाइंग बिटवीन 1000 एंड 10,000 होगा ना, लास्ट वाला डिजिट क्या होगा? 999, 9999, वो 4 डिजिट है। पहला नंबर क्या होगा? 1001, वो भी 4 डिजिट है। इसका मतलब 4 डिजिट्स को आपको एक साथ लेना है। टोटल में कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 6p4, वो आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, है ना। आपको असल में निकालना है परम्यूटेशन ऑफ 6 डिफरेंट थिंग्स, है ना, 2 3 6 7 8 9। आपको सबसे पहले ये देखना है क्या ये डिफरेंट है कि नहीं। हाँ सर ये डिफरेंट है, 2 3 6 7 8 9 ये सारे के सारे डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट है, कितनों को आप एक साथ ले रहे हो? 4 को एक साथ लेना है, क्योंकि आपको 4 के डिजिट नंबर्स बनाने हैं, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो इसका मतलब 4 डिजिट्स को एक साथ लोगे। अब क्या आ जाएगा? वो हमने पढ़ा 6p4, वो आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 बनेगा 2 फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा 6 5 30, 30 इंटू 4 इंटू 3 ये बनेगा 360, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए कुछ क्वेश्चन जो हमने देखे, किसके बारे में? जब आपके पास रिपीटिशन अलाउड नहीं था, और जब रिपीटिशन अलाउड था तब भी हमने देखा। अब आते हैं दूसरे पे, लेकिन ये कब देखा हमने? जब ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट थे। लेकिन अब अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है, कुछ मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ सेम भी है, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है बेटा वो अब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके पास सेम भी है। मिसाल के तौर पर अब हम ऐसे बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 बोलता है द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स, the number of permutations of n things, ठीक है। अगर आप n things की permutations निकालोगे, n things taken, ठीक है, या उसमें पहले लिख लीजिए सारा, the number of permutation of n things जिसमें where p objects are of same kind, p objects are of same kind। अब वो डिफरेंट सारे नहीं है, उसमें p objects क्या है? सेम काइंड के है, और ऑफ सेम काइंड, एंड रेस्ट आर डिफरेंट। द परम्यूटेशन ऑफ पी एन ऑब्जेक्ट्स,
ठीक है, वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड रेस्ट ऑल और डिफरेंट, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू आ जाएगा वो आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल। याद रखना है, अगर आपके पास परमिटेशन आप निकाल रहे हो, मिसाल परमिटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, ठीक है, उसमें से आपको लेकिन सारे ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक ही जैसे है, वो क्या है, एक ही जैसे है, तो तब आपके पास क्या आती है काम, आपके पास तब जो परमिटेशन आएगी वो आएगी n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर आपके पास दूसरी थ्योरम होगी, लेट्स सपोज अब आपके पास नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स, अब उधर क्या है, अब खाली p ऑब्जेक्ट्स ही नहीं है सेम काइंड के, एक तो p ऑब्जेक्ट्स है सेम काइंड के और q ऑब्जेक्ट्स भी है सेम काइंड के, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, the number of permutations of n things, the number of permutations of n things taken all at a time, taken all at a time, ठीक है, of which p are alike, of which p are alike of one kind, and q are alike of second kind, q are alike of second kind, ठीक है, अगर ऐसा है तो उसके बाद परम्यूटेशन किसके बराबर आ जाएगी, सेकंड काइंड, सच दैट, ये याद रखना है, सच दैट p प्लस q इज इक्वल टू n, उसकी परम्यूटेशन आएगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसकी परम्यूटेशन आ जाएगी। आगे चलते हैं, एक और थ्योरम हमारे पास है। ठीक है, अब अगर हम इसको करेंगे, मिसाल के तौर पर इसको आप समझ लीजिए कि जनरलाइज कर लेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास लेट्स सपोज k1 ऑब्जेक्ट्स, k2 ऑब्जेक्ट्स, k3 ऑब्जेक्ट्स, k4 सो ऑन अप टू kf ऑब्जेक्ट्स है अलाइक, ठीक है, तो उस वक्त कैसे परम्यूटेशन बनेगी सारी थिंग्स की, वो बनेगी n फैक्टोरियल डिवाइड बाई k1 फैक्टोरियल इंटू k2 फैक्टोरियल, k3 फैक्टोरियल सो ऑन, जितने भी आपके हो जाएंगे लेट्स सपोज kr फैक्टोरियल तक होंगे। ये आपकी इसकी जनरलाइजेशन है, इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। बस अभी आप क्वेश्चंस पे अभी नजर रखोगे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। अब हमारे पास लेट्स सपोज क्या हम काम करेंगे, अब एक एग्जांपल लेंगे। लेट्स सपोज आपका क्वेश्चन होगा हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना आर देयर। अब आपके पास बनाना है, जब आप बनाना को देखोगे इसमें b तो एक ही बार है, a 3 बार है, a आपका कितने बार है, 3 बार, n आपका 2 बार है। तो अगर आपको बनाना देखना होगा, आप कितने तरीकों से इसको अरेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स लेटर्स है, यानी जिसमें लेटर्स है b a n, ये तो डिफरेंट नहीं है, ये सेम है, कुछ सेम है कुछ डिफरेंट भी है। जैसे b तो सेम नहीं है, a और n जो है ये सेम है। अब आपने अभी पढ़ा, इसकी क्या आ जाएगी फॉर्मूला, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। बताओ n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p है a मान लेते हैं, a को आप कितने तरीकों से आप मतलब कितने तरीकों से आप उसको लिख सकते हो, 3, तो ये आएगा 3 फैक्टोरियल, और n को कितने तरीकों से आप लिख सकते हो, 2, तो 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल खत्म, 2 1s are 2 2s are 6 5s are 30 30 2s are 60, इसका आंसर बनेगा। समझ आ रही है बात। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। मान लेते हैं आपके पास लेट्स सपोज इलाहाबाद है, ALLAHABAD, मैं आपको बता रहा हूं इसकी परम्यूटेशंस बताओ। सबसे पहले आपको देखना है टोटल में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लिखोगे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब कितने सेम है, A 1 2 3 और 4, लिखोगे 4 फैक्टोरियल। और कोई सेम है, हाँ सर L भी सेम है, तो वो भी आएगा, उसको लिखोगे 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर होगा, इसको कैलकुलेट करोगे इसका आंसर होगा। अच्छा जी, अब आपके पास ये तो ये हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं हम कुछ और भी चीजें, जैसे मिसाल के तौर पर अब हम देखते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन हम कर सकते हैं। लेट अस सपोज हम काम करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नंबर्स है, आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, डिजिट रिपीट नहीं करना है, किसके बराबर आएगा, मैंने आपको बोला है वो आएगा
5p4 के बराबर। इसका मतलब वो आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 4 इज 1 फैक्टोरियल, वो आएगा 5 फैक्टोरियल के ही बराबर आ जाएगा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, ठीक है, जहां पर हमने परम्यूटेशंस को समझ लिया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक होगा वो होगा कॉम्बिनेशन। जो भी मैंने अभी और बताना है, जो भी इसके रिगार्डिंग अब और क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिलहाल मैंने इन लेक्चर्स में खाली आपके कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं और कुछ एग्जांपल्स भी दी है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, वो है हमारा कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन होता क्या है। मैंने आपको इससे पहले बोला था, जब परम्यूटेशन हमने बोला था, मान लेते हैं ए बी सी हमारे पास 3 थिंग्स है। मैंने आपको बोला था अगर हमारे पास ए बी सी 3 थिंग्स है, आपको 2-2 करके इनको मतलब 2 एट अ टाइम बनाना है। आपको पता नहीं कितने तरीकों से आप इसको अरेंज कर सकते हो, मगर कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैंने आपको इससे पहले भी बोला ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या मतलब, अगर आप बताओगे लेट्स सपोज ए बी बनेगा, बी सी बनेगा, ए सी बनेगा। अब इससे पहले जब हम परम्यूटेशन लिखते थे ना, तब हम लिखते थे बी ए अलग एक परम्यूटेशन है, सी बी अलग एक है, सी ए अलग एक है। मगर यहाँ पर ये जो है ना ए बी और बी ए, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं करेगा, ये दोनों एक ही है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 3। क्लियर है। अब इसकी फॉर्मूला क्या है, इसकी मतलब क्या क्या चीजें हैं, इसमें क्या देखना है हमें, तो वो देख लीजिए। सबसे पहली थ्योरम जो है इसके बारे में, कॉम्बिनेशंस के बारे में, इसको लिख सकते हैं हम, दिस वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट टेकन हाउ मेनी एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम। ठीक है। इन जनरल अगर आपको निकालना होगा NCR, वो किसके बराबर होता है, उसके लिए आप लिख लीजिए NCR होता है बराबर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसकी फॉर्मूला होती है, इसको आप उतार लीजिए। NCR होता है बराबर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब एक और चीज आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लीजिए। देखिए अगर आप इसी को, इस r फैक्टोरियल को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा ना NCR इंटू n फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अब अगर आपको याद होगा NCR इंटू r फैक्टोरियल, ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी होती थी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, NPR। तो ये रिलेशन है बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। दिस इज द रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट नंबर 2, ये आपके पास रिजल्ट नंबर 1 था, रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 2 क्या है, अगर आपके पास होगा NCN, या आप याद रखोगे ये 1 के बराबर होता है। इसको आप डिराइव भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, एक और चीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो हो गया ये अच्छा, उसके बाद आपको एक और याद रखना है, कॉमा NC0 जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है। तीसरा रिजल्ट आपको क्या याद रखना पड़ेगा, जो आपके पास बेटा NCR होता है, ये होता है बराबर NCN माइनस R के। ठीक है। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा जी, चौथा चीज क्या आपको याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है, अगर NCX और NCY बराबर है, फिर या तो x y के बराबर होगा, या तो ये x y के बराबर होगा, या आपका जो x प्लस वाई होगा वो n के बराबर होगा। दोनों, दो ही कंडीशंस हो सकती है। ठीक है। या तो आपको ऐसा होगा या तो आपको वैसा होगा, दोनों में से कोई कंडीशन होगी। अब लोग आप सर ये तो समझ आया x इक्वल टू वाई होना चाहिए, मगर ये कैसे होगा, देखो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं इसको एक बार और दिखा देता हूं। देखिए ऊपर हमने पढ़ लिया, ऊपर NCR हो या NCN माइनस R हो, वो दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहां पे अगर हम x लेंगे, ये आपका बनेगा ना, इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं इसको NCX, इसका मतलब x विल बी इक्वल टू, ठीक है, इसको समझ लेना है, n माइनस R। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो n माइनस x है, ठीक है, n माइनस x वो किसके बराबर है, y के बराबर। देखिए n माइनस x आ जाएगा y के बराबर, है ना। तो आप इसको वैसे ही समझ लीजिए, n माइनस x आ जाएगा इस y के बराबर, या n माइनस y आ जाएगा x के बराबर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू x प्लस वाई। हाँ, आपको अब याद रखना है, अगर NCX और NCY बराबर होगा, उसका मतलब x इक्वल टू वाई होगा, या तो n होगा बराबर x प्लस वाई के बराबर। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बता दी थी। और एक थ्योरम है, जैसे मिसाल के तौर पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अब आपको याद रखना, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है,
NCR को अगर हम ऐड करेंगे ना, NCR माइनस 1, वो बनता है आपका N+1 CR। ठीक है, एक और चीज आप लिख लीजिए, सिक्स्थ रिजल्ट, अगर आपके पास होगा NCR डिवाइड बाई करोगे NCR माइनस 1, ये बनेगा आपका N-R+1 डिवाइडेड बाई R। तो बस ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं हम लेट्स सपोज क्वेश्चन एक उठा देंगे। लेट्स सपोज आपको निकालना है 7C5। सर बेटा कैसे निकालोगे? इसको ये आएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 - 5 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये बनेगा 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 × 1 × 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल खत्म, 2 1s are 2 3s are, ये बनेगा 21। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे 8C5 किसके बराबर आएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए, आप बताएंगे मुझे 9C1 किसके बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए, 11P4 बताइए किसके बराबर होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 आप मुझे बताइए 11C4 किसके बराबर होगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैंने अभी कॉम्बिनेशन का आपको कॉन्सेप्ट दिया, ये आपको मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने बोला था परम्यूटेशन, अगर हम परम्यूटेशन इसकी निकालते हैं ABC को टेकन एट 2 एट अ टाइम, वो 6 आती थी अगर आपको याद है, 1 2 3 4 5 6, मगर कॉम्बिनेशंस क्या आती है 3 ही। इसका मतलब याद रखोगे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन से ज्यादा होती है। याद रखो बेटा, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन से ज्यादा होती है। इसमें डिफरेंस क्या क्या है? सबसे पहली डिफरेंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ज्यादा होती है, ऑलवेज ग्रेटर। दूसरा चीज, परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है मगर कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। परम्यूटेशन में ए बी और बी ए अलग अलग है मगर कॉम्बिनेशन में ये एक ही जैसे है। ठीक है, तो ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, आपको याद रखनी है ये चीजें। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए आगे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम? लेट्स सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है आपका, लेट्स सपोज क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड n इफ NCn-4 इज इक्वल टू 5, ये देकर है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए NCn-4 किसके बराबर है? 5 के। आपको n निकालना है, इसको मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-4 फैक्टोरियल इंटू, अब n माइनस n माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, ये बनेगा इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ये बनेगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये किसके बराबर है? 5 के बराबर है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे n-4 फैक्टोरियल भी है साथ में, ये और ये कट हो गया, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे, और हमें मिलेगा इसको n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 बनेगा बराबर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो वो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम ऐसे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 है ना, इंटू 1। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है 5, अब देखिए कैसे इसको लिखेंगे, ये बनेगा आपके पास n, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5 ही, 4 को लिख सकते हैं 5 - 1, 3 को लिख सकते हैं 5 - 2, 2 को लिख सकते हैं 5 - 3 और 1 को लिख सकते हैं 5 - 4। अब अगर आप इसको कंपेयर करोगे, देखो n 5 - 1 5 - 2 5 - 3, ठीक है, उसके बाद इसको n-4 भी आप कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं बन जाएगा। अगर आप 1 को लिखना भी नहीं चाहोगे ये खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से आपका n क्या निकलेगा? सीधे n आपका 5 निकलेगा। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फाइंड n इफ NC4 इज इक्वल टू NC6। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देंगे। एक और क्वेश्चन देख लो कॉम्बिनेशंस पे, अगर आपके पास NC8 है बराबर NC5 के, तो फिर आप निकालिए NC2। तो कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए n जो है ना, NC8 और NC5 बराबर है। मैंने बोला ये दो सूरतों में बराबर होगा, या तो ये और ये बराबर होगा, वो तो यहाँ पे नहीं बराबर है, या तो n होगा बराबर 8 + 5 के। तो आपको n कितना लिख लेगा? 13। तो आपको एक्चुअली 13C2 निकालना है, तो वो तो आसान है, 13C2 जब आप निकालोगे वो 78 बनेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? आपके पास निकालना है 22C16 प्लस 22C15। मैंने आपको अभी बताया NCR प्लस NCR - 1,
ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर n+1 CR। तो बताइए, देखिए ये आपका n है तो ये आएगा 22 प्लस 1 करना है आपको, लेकिन R क्या यहाँ पे है, R है आपका 16। अगर आप देखोगे तो ये बनेगा आपको 23C 16 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है वहां पे। क्लियर है? तो लेट्स सपोज अब हम कॉम्बिनेशंस पे कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे जिससे आपके कंफ्यूजन जो है, जो भी आपके होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए लेट्स सपोज मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूं। आपके पास क्वेश्चन एक है, 12 प्लेयर्स है, 12 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट गो टू साउथ अफ्रीका फॉर प्लेइंग वनडे मैच। ठीक है, फॉर प्लेइंग वनडे मैच। अब बता रहा है क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम ऑफ 11 बी सिलेक्टेड। अब मसला यहां पे एक चीज है, सर हमको कब पता चलेगा कि ये परम्यूटेशंस का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है ना? ये बहुत सारों को कंफ्यूजन होता है। देखिए बेटा, जब आपके क्वेश्चन में आपको लगेगा ना कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आप किस ऑर्डर में चीजों को लोगे वो इंपॉर्टेंट है, तो तब आपका परम्यूटेशंस का क्वेश्चन है। जब आपको लगेगा कि ऑर्डर का इंपॉर्टेंट यहां पे नहीं है, तो वो किसका है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। जैसे यहां पे आपको चूज करने हैं, 12 में से आपको बताना है कि सिलेक्ट किसको करना है। अब लेट्स सपोज मेरे पास मिसाल कोहली है, मेरे पास मिसाल भुवनेश्वर है, ठीक है, मेरे पास मिसाल शमी है, मेरे पास मिसाल के तौर पर बुमराह है, मेरे पास मिसाल के तौर पर RS है, रोहित शर्मा है, मिसाल के तौर पर शिखर धवन है, KL राहुल है। ठीक है, इसी तरह ये बहुत सारे प्लेयर्स हैं ना, लेट्स सपोज इनमें से मुझे चूज करना है। अब चाहे आप पहले कोहली को पकड़ो या शमी को लो, फर्क नहीं पड़ेगा ना। आप जिन 11 को खिला रहे हो, चाहे आप पहले शमी को अंदर लो 11 में या बुमराह को 11 में अंदर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 11 आएंगे, चाहे कोहली का नंबर पहले नंबर पे आएगा या तीसरे नंबर पे आएगा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 11 जो टीम में सिलेक्ट हो जाएंगे, चाहे आप KL राहुल को किसी भी पोजीशन पे लो, मतलब पोजीशन इन द सेंस की मिसाल लेट्स सपोज आपको सिलेक्ट करने ना, ये 12 पीपल है, ये 12 लोग हैं, आपको इसे आप बोलेंगे लेट्स सपोज पहले भुवनेश्वर को पहले लेते हैं, चलो भुवनेश्वर लो, कोहली को दूसरे लेते, चलो अब अगर कोहली पहले भी होता या भुवनेश्वर दूसरा होता, कोई भी फर्क यहां पे नहीं पड़ता। इसका मतलब यहां पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंट होना जरूरी नहीं है। जब यहां पे ऑर्डर का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट लगाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहां पे परम्यूटेशन निकालते हैं। हालांकि परम्यूटेशन तब लगता है जब आपके पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब आपको कितने सिलेक्ट करने हैं, 12 में से 11, इसका मतलब 12C11 आएगा। वो आएगा सीधे 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 माइनस 11 इज 1 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल। तो 11 खत्म। तो 12 तरीकों से आप चूज कर सकते हो अपने टीम को। ठीक है, कितने तरीके हमारे पास, 12 तरीके हैं। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बस अब हमने सारे कॉन्सेप्ट्स जो कॉम्बिनेशन के बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। बस आप तक है, आप कैसे आप इसको देखोगे। अच्छा जी, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक और चीज है, जैसे मिसाल बोलता है इन हाउ मेनी वेज ए कमिटी ऑफ 5 members कैन बी सिलेक्टेड। आपको कमिटी बनानी है 5 मेंबर्स की। कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 men, 6 men और 5 वुमेन। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 men and 3 women। लेकिन आपको देखो, पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। आपके पास बताना है 5 मेंबर्स है। मेंबर्स क्या है, 5। तो चलिए मेंबर्स हमारे पास 5 है, हमें 5 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है। अब लेकिन इस 5 मेंबर्स में आपको 2 मेन जरूरी होने चाहिए और 3 वुमेन जरूरी होने चाहिए। अब आपको ये एक्चुअली 2 इवेंट्स बन गए, इसमें 2 जॉब्स बन गए। एक जॉब है 2 मेन को चूज करना आउट ऑफ हाउ मेनी, 6 men। दूसरा जॉब हो गया 3 वुमेन को चूज करना आउट ऑफ हाउ मेनी, आउट ऑफ 5 वुमेन्स, क्योंकि 5 उधर से है ना वुमेन्स। ठीक है,
अब इसका मतलब ये दो, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सबसे पहले हम ये देखना है 2 मेन को कितने तरीकों से हम चूज कर सकते हैं और 3 वुमेन को कितने तरीकों से हम चूज कर सकते हैं। तो 2 मेन को हम चूज कर सकते हैं कितने तरीकों से, 6C2। 3 वुमेन्स को कितने तरीकों से चूज कर सकते हैं, 5C3। अब अगर अब देखना होगा टोटल में कितने तरीकों से हम मेंबर्स, 5 मेंबर्स को चूज करेंगे, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 6C2 मल्टीप्लाइड बाई 5C3। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसे भी आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ many triangles can be formed, how many triangles can be formed by joining the vertices of a pentagon। सबसे पहले आपको पता है ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, पेंटागन के 5 साइड्स होते हैं। तो सिंपल से है, आपको 5 साइड्स में से 5 साइड्स आपको टोटल है, सिलेक्ट कितने करने हैं, 3 ही करने हैं। तो इसका मतलब 5C3, सिंपल 5C3 इसका आंसर आ जाएगा। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो 10 है इसका, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है ये काफ़ी होगा कॉम्बिनेशंस के लिए। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब इसके जो अगले क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट, इसमें बहुत अभी क्वेश्चंस बना सकते हैं हम, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सिखाने हैं अभी बाकी, लेकिन वो मैं MCQ सीरीज में बताऊंगा। बस यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट देना था, परम्यूटेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन होता क्या है, फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि परम्यूटेशन कब लेना है, कॉम्बिनेशन कब लेना है। मैंने आपको बेटा बता दिया, परम्यूटेशन तब लेते हैं जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन तब लेते हैं जब आपके पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर मैंने बता दिया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ज़्यादा होता है, ठीक है, वो मैंने समझा दिया था। फिर बहुत सारी थ्योरम्स हमने डिस्कस कर दी थी, उनको आपको याद रखने की ज़रूरत है। फिर फैक्टोरियल भी मैंने सिखाया था कि फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब मैं आपको एक वादा करता हूँ 200 क्वेश्चंस का, आपका तो 1000 MCQs है ही, उन्हीं में 200 क्वेश्चंस आपके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे मैं दिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरी YouTube चैनल पे आना पड़ेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 200 क्वेश्चंस के लिए। और याद रखो, जिसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गया उसी को प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, जिसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आया, मेरी दिमाग में बात रख लेना, मेरी बात दिमाग में रख लेना बेटा, उसको प्रोबेबिलिटी भी नहीं आएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस है प्रोबेबिलिटी के लिए। तो अब इसके 200 क्वेश्चंस मेरी चैनल पे होंगे, ER मोमिन मजीद। और इसके बाद इंशाल्लाह ईद के बाद आपका फिजिक्स पोर्शन, कंप्यूटर पोर्शन भी जल्दी आने वाला है, और अगर टाइम मिला तो इकोनॉमिक्स पोर्शन भी आपका मैं अपनी चैनल ER मोमिन मजीद, आप यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए ER मोमिन मजीद, तो वहाँ पे आपको मैं सारा प्रोवाइड कर देता हूँ। MCQ भी होते हैं वहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स के, मैथमेटिक्स के 1000 MCQ वहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया, वो खत्म भी होने वाले हैं। तो अगर किसी को PDF से चाहिए, वो मेरी जो टेलीग्राम चैनल है ER मोमिन मजीद, या मेरे नंबर 9149602500 पे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम लिंक भेज देता हूँ, ठीक है। या अगर आप मेरी YouTube चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे हर वीडियो के लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होती है टेलीग्राम की, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा बाइनोमियल थ्योरम। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।